हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड सिंपली ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अभी आपने हरियाणा का एसआई का जो पेपर हुआ था, आई होप कि अब तक पेपर देख लिया होगा। गजब वाला पेपर आया था। बस आपको करना क्या है, आपको एजुकेटर के ऊपर ट्रस्ट करना होता है। वो चीज़ें जो आपको पढ़ा रहा है आपके पेपर में वही आएंगी, आपको ये यकीन करना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों का ये थॉट रहता है कि मैम एमपी लिख के पढ़ाओ, मैम यूपी लिख के पढ़ाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे लिख देने से लक्ष्मीकांत हर स्टेट के लिए अलग थोड़ी ना हो जाएगी, या मेरे लिख देने से जो पेरियार किताब है इंडियन ज्योग्राफी की वो हर स्टेट के लिए अलग थोड़ी ना हो जाएगी। बुक विल रिमेन बी द सेम। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहली चीज़, आपका मैपिंग का क्लास बस खत्म होने की कगार पे आ गया है। 4:30 बजे एक क्लास होता है। अगर नहीं पूरी सीरीज़ देखी है तो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स लाइव का क्लास, फिर से मैं कहूँगी जिस दिन पेपर हो उस दिन भी क्लास को देख कर जाइएगा। आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि सुबह जो पढ़ाया जाता है 9 बजे की शिफ्ट में वही सवाल बनकर आता है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड विद इट। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन भी क्लास को देख के जाइएगा। चाहे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नीड आर रिविजन। जब तक रिविजन नहीं है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके अनअकैडमी पे 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। 10:30 बजे स्टैटिक जीके चल रहा है, इस पूरे वीक चलने वाला है। उसके बाद में आपका नया कुछ स्टार्ट होगा क्योंकि तब तक गांधी जयंती आ जाएगी ना। और नेक्स्ट आपका 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जीएस का कंटेंट यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, आ जाओ ज़रा बात करते हैं। ठीक, बता दिया मैंने समय, बस ध्यान रखिएगा। अब ये मत पूछना कौन सा एग्ज़ाम, बस मैंने यहाँ पे ऑल लिख दिया है। अब ऑल में आगे की कहानी तुम समझ लेना। ठीक है, चलो अच्छा, हाँ जी, ओके। पहले इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला था तो उस कंडीशन में मैंने कहा था कि कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर चैप्टर के बारे में मालूम होने चाहिए। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डीपीएसपी के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो भैया, सिंपल डीपीएसपी, राइट, नीति निर्देश एवं तथ्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। होता क्या है यार, ये सुनो। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देगा, प्रिंसिपल यानी कि कुछ सिद्धांत होंगे, स्टेट यानी कि इसको लागू कौन करेगा, स्टेट करेगा। किस चीज़ को लागू करेगा, जो भी योजना ये बनाएगा। सिंपल सा इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनका वेलफेयर हो, उनका कल्याण हो, और इनके कल्याण के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो नई नई योजनाएं बनाए, नई नई पॉलिसीज़ बनाए, और इन पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि इनका जो स्टेट है, इनका जो राज्य है, वो एक कल्याणकारी रूप के या फिर कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो मिड डे मील है, मनरेगा है, या फिर एजुकेशन के लिए कोई स्कीम है, या प्रूफ ऐप है। दे आर सो मैनी, मतलब आपने देखा है हर दिन कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई ऐप वगैरह आता रहता है। तो ये सब क्यों आता है? इन सब का रीज़न यहाँ पर यही है कि स्टेट को क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी वेलफेयर स्टेट की। मैम की पॉइंट्स क्या आएंगे? देखो, सबसे पहला की पॉइंट कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 4 के अंदर है। आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 36 से लेके 51 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, विच इज़ द कोर डिफरेंस पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा, दे आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि अगर राज्य सरकार आपके लिए कोई काम नहीं कर रही है तो आप किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट ये होता है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया है, स्पेन से कॉपी किया गया है। डीपीएसपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो कोर पॉइंट है, या आप ये कह लो कि इसका मेन एम क्या है, तो वेलफेयर स्टेट इसका मेन एम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं डीपीएसपी के ऊपर। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो आपके पेपर के अंदर बन सकते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता हुआ देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव
हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि हमारे संविधान के अंदर इसमें से कोई एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बोला गया है कि जो जुडिशरी है, यानी कि जो यहाँ पे न्यायपालिका है, वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, दैट मीन्स कार्यपालिका से अलग है। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो 4 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द मीडिया। इन चारों की अगर आप बात करो तो इसमें बोला जाता है कि सबके जो काम है वो अलग अलग डिवाइडेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों भी तो अलग होते हैं, लेकिन इसके लिए एक आर्टिकल नंबर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो आर्टिकल नंबर क्या है? 50। क्या है? आर्टिकल नंबर 50। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल जो हैं वो डीपीएसपी के अंदर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी इसका आंसर बनेगा। प्रीएम्बल जो है ये क्या है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। अगर मैं कहूँ कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है BR अम्बेडकर, तो आंसर क्या बनेगा? अगला, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में दिए गए। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल जो है ये रेजिडुअरी पावर के बारे में बात करता है। रेजिडुअरी पावर का मतलब हो गया कि अगर कोई भी एक ऐसा विषय है जो तीनों सूचियों में नहीं लिखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में, तो उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? हमेशा पार्लियामेंट बनाएगी। ये लिखा हुआ है 7th वाले शेड्यूल के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। अगला सवाल, डीपीएसपी के अंदर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एज ग्रुप है जिसके अंदर बोला गया है चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है और यहाँ पे मेरे सामने एक किताब ऐसे लहराते हुए नीचे गिरती हुई, क्योंकि आप जानते हैं मेरी टेबल के ऊपर, सच बता रहे हैं, बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं। हाँ, पढ़ने के लिए नहीं, मतलब रखी रहती हैं। अब कोई आ जाए रूम में तो मतलब ऐसा फील होना चाहिए ना कि हम बहुत बड़े पढ़ाकू हैं। यार क्या बताएं, सच बता रहे हैं कि मेरी टेबल पे बहुत सारी किताबें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, बेचारी गिर गई है, चलिए अभी उठाते हैं उसको। देखो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो यहाँ पे एज ग्रुप कितना हो जाएगा? 14 ईयर्स, याद रखिएगा। लेकिन 6 to 14 वाला क्राइटेरिया अलग था और यहाँ पे 14 वाला जो क्राइटेरिया है वो अलग है, और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 45 आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? कौन सा पार्ट है जिसके अंदर नीति निर्देश दिए गए हैं? तो सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। दूसरा लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 आप जानते हो क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट नंबर 4 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ये बात करता है यूनियन के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C is the right answer। अगला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल bears the direct impact of Gandhi's moral philosophy। आप देखो यहाँ पे समझना कि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो पूरे लॉ बने हुए हैं ये 3 हिस्से में डिवाइडेड हैं। एक है गांधीयन प्रिंसिपल, एक है लिबरल और एक है सोशल, यानी कि एक काम करेगा सोसाइटी के लिए, एक कहेगा कि भैया लिबरल वर्ल्ड होना चाहिए और एक कहेगा गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल आएगा जो ये कहता है कि गांधी जी के मॉरल्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए? इक्वल पे की बात करोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्री और लीगल एड। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटरिंग ऑफ द काउ, ये तो बिल्कुल ही अलग ही केस ही हो जाता है, ठीक। अगला लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल थिंग्स। तो अब आपको बताना है कौन सा गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री एंड लीगल एड, इससे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ पे तो स्लॉटरिंग ऑफ काउ जो है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी आता है और गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर भी आता है, बट इसके अंदर सिर्फ गांधीयन प्रिंसिपल पूछा गया था, ठीक है। अगला, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल बताना है तो सिंपल हो जाएगा, 36 से लेके 51 अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट, संविधान के अंदर कौन सा संशोधन किया गया है जिसके हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। क्या मतलब हुआ मैम? समझ में नहीं आया। देखो समझो इस बात को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है?
नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसेबल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि हमें हमारे अधिकार दो, दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है मैं नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दोनों चीज़ें होनी तो साथ में चाहिए, बट अगर दोनों चीज़ें साथ में नहीं है तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके का सवाल खड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि कौन सा वाला अमेंडमेंट है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिव्स प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट से भी ऊपर किस चीज़ को रखा जा रहा है? यहाँ पे स्टेट पॉलिसी को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ये किसकी वजह से है? तो ये भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ईयर क्या है? 1976। अब आप कहेंगे मैम इसमें क्या लिखा हुआ है जो ऐसा आप कह रहे हो? देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है। पहले तो प्रियम्बल के अंदर चेंजेस किए गए, 3 यहाँ पे शब्दों को जोड़ा गया, संशोधन हुआ, ठीक है। दूसरा आप इसी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कुछ पावर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं। सेंट्रल के पास में वो पावर नहीं बल्कि स्टेट के पास में उस पावर को ज़्यादा रखा जाता है। अब जब स्टेट के पास में पावर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने हिसाब से काम करेगी। यही पॉइंट देखते हुए यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट आया है। ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ सवाल है, तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल बन जाए, बट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। मतलब इतना कुछ खास सवाल नहीं था, बट हाँ बना है सवाल तो आपको पता होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ये सवाल बनेगा क्योंकि इसके अंदर ये शब्द आ गया है। समझ गए होंगे आप अब तक कि मैंने इसको क्यों मार्क किया, मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो यही चला रहा था अभी कुछ टाइम पहले, कोविड के टाइम पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आती है। 2005 में इसको लाया गया था। ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, यहाँ पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई। इसमें कहा गया है कि जैसे कि बैंकों में चेक होता है ना, आपके पास में चेक होता है, आपने मान लीजिए कि चेक किसी को दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीपीएसपी जो है ना वो एक तरीके का चेक है। अब ये जब पे किया जाएगा तो पे कब किया जाएगा? जब बैंक को सही लग रहा होगा भैया, तभी वो पे करने वाला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्टेट जो है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाती है। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है, आधे लोगों के तो शायद सीधे दिल पे जाके लगेगी, मुझे पता है, बट व्हाट टू से, चीज़ है तो है, अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे जो स्टेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना शुरू कर देती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो सड़कों के आसपास आप देखेंगे तो क्लीननेस स्टार्ट हो जाती है, स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो जाता है, और अगर आप देखो तो बहुत सारे काम आपको देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं कि भैया इलेक्शंस आ रहे हैं, है ना। ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो डीपीएसपी होता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करना होता है। तो ये किसके द्वारा बोला गया? ये ध्यान रखना, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे तारीफ के पुल नहीं बांधे जा रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? केटी शाह के द्वारा ये बोला गया है, राइट। चलिए अच्छा, अगला बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इसमें से क्या है? जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल? देखो ये तो पहले ही क्रॉस मारो, ठीक है। ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिसेबल, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहानी खत्म। अगला देखो, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। कहा जा रहा है कि हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रखने का मेन मोटिव क्या था? तो मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर मेन मोटिव क्या था? वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। तो वेलफेयर स्टेट इसमें से कैसे बनेगी? जब आप सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति को ज़रूरत की चीज़ें दे देंगे, जब हर एक व्यक्ति के पास में बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, वो स्टेट अपने आप क्या कैसी हो जाएगी? वेलफेयर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ये बात करता है। अच्छा सवाल, डेमोक्रेसी डे किस दिन सेलिब्रेट किया था? अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, मुझे बस कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बता दो। अगला सवाल, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो यहाँ पे एक बात को कायदे से समझना, डीपीएसपी के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको यहाँ पे अलग से लिख के बता देते हैं ताकि आप उसको भूलो ना, ठीक है। देखो
सबसे पहला जो आर्टिकल आपके पेपर में बनेगा वो है आर्टिकल नंबर 39। क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 39 कहता है इक्वल वेजेस, यानी कि मेन हो चाहे विमेन हो, दोनों लोगों को जो यहाँ पे वेजेस दिए जाएंगे, जो भत्ता दिया जाएगा वो कैसा होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये फीमेल है तो ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो फीमेल है तो उसको कम दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल नंबर 39A आपसे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक, आप कहेंगे ये क्या है? ये कहता है फ्री एंड लीगल एड। सपोज करो कि आपने देखा होगा स्टेट के अंदर क्या होता है, जैसे टीबी है किसी पर्सन को, तो जब वो जाता है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो उसको वहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। 1 रुपये का पर्चा बनता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास में पैसा नहीं है तो उसको यहाँ पे क्या होगा? फ्री और लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। एड तो हो गया, सहायता तो हो गई, कौन सी वाली? मेडिसिन वाली। लेकिन लीगल का मतलब क्या हुआ? लीगल का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास में पैसा नहीं है लेकिन उसको अपना कोई केस लड़ना है, तो उस केस में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 40। क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 40 कहता है विलेज पंचायत, यानी कि जितने भी गांव हैं हर गांव के अंदर क्या होनी चाहिए? विलेज पंचायत बनी होनी चाहिए। और ये गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आपसे पेपर के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा, इसके आगे एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिएगा। बाद में मत बोलना कि मैम आपने तो बताया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। अगला है आर्टिकल नंबर 41। कहता है राइट टू वर्क, जैसे कि मनरेगा। अब मनरेगा में आप देखते हो कि हर एक पर्सन जो है वो काम करना चाहता है। अगर वो काम करना चाहता है तो उसको काम मिलेगा। ऐसा किसने बोला है? इस आर्टिकल ने बोला है। और ऐसा करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में अगला आर्टिकल कौन सा आता है जो इम्पोर्टेंट है? दैट इज आर्टिकल नंबर 44। ये क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो कानून होगा वो हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा होगा। ये लिखा गया है 44 में और इसको सिर्फ लागू किया गया है कहाँ पे? गोवा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आपका बनेगा आर्टिकल से, दैट इज आर्टिकल नंबर 46। 45 मैंने बता दिया था इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? ये कहता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं इनके लिए भी कुछ सुविधाएं जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा करी जाएंगी। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 47। आप देखते हो मिड डे मील, आप देखते हो कि राज्य सरकारें जो होती हैं वो क्या करती हैं? न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने का काम करती हैं बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए। तो इसके लिए आर्टिकल दिया है आर्टिकल 47, इसलिए राज्य सरकार ऐसा करती है। ठीक है, अगला आर्टिकल नंबर 48A, ये किसकी बात करता है? ये फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, नेशनल पार्क की, सेंचुरीज़ की, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 48A के अंदर आती हैं। आर्टिकल नंबर 49 ये कहता है कि जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं अपने लखनऊ की बात करूं, आई मीन टू से हमारे लखनऊ के बारे में बात करूं, तो लखनऊ के अंदर आपने सुना होगा इमामबाड़ा है, रेजिडेंसी है, बहुत सारी प्लेसेस हैं, राइट। तो इन सारी प्लेसेस को एक हेरिटेज साइट माना जाता है। हर स्टेट के अंदर अपनी अलग अलग हेरिटेज साइट होती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर ताजमहल भी है। तो ये क्या होगा? इनको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 49 के अंदर ये लिखा हुआ है। अब आता है अगला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 मैंने आपको बता ही दिया, सेपरेशन। आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि राज्य सरकारों को ऐसे काम करना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बताओ अगला सवाल, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, इसके पास चलने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं, ये वाला ग्रीन वाला कलर लेंगे, है ना। यू नो कि मेरा तो फेवरेट ग्रीन कलर है ही, तो आइए आइए, अच्छा लग रहा है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज FD, सुनो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 4A के अंदर आएगा। आर्टिकल नंबर कितना होगा यहाँ पे? 51A हो जाएगा। क्या हमारे संविधान में ये पहले से था? नहीं, हमारे संविधान में इसको जोड़ने के लिए कमेटी बनी थी जिसका नाम क्या था? स्वर्ण सिंह कमेटी। और इनके कहने पर
इसको जोड़ा गया था। जब संविधान में जोड़ा गया था तो संविधान संशोधन किया जाएगा, तो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1976 में और उसके बाद में इसको जोड़ा गया। जब इसको जोड़ा गया तो इसके अंदर टोटल 10 ड्यूटी रखी गई। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नेशनल एंथम है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें विमेंस की रिस्पेक्ट करनी है, अपने कल्चर को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी थी, ठीक है। लेकिन आगे चल के 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में। ये हम पहले भी बता चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में मैंने ये आपको बताया था 21A आर्टिकल के लिए, सेम वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये कहता है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो जब इसको जोड़ दिया गया तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई, 11 हो गई। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, ये ली कहाँ से गई है। इन केस USSR ऑप्शन में ना लिखा हो, रशिया लिखा हो, तो आंसर रशिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, कहा जा रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, ऐसा सवाल भी बनाओगे। ये देखिए, केरला एजुकेशन बिल। अब आप कहेंगे ये क्या है मैम, सुनिए। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक तरीके से हार्मनी का मतलब हो गया कि सबके बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए या सबके बीच में एकता होनी चाहिए। तो हार्मनी को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है। ये केस आपसे पूछा गया सवाल है, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। केरला एजुकेशन बिल आता है। केरला एजुकेशन बिल आने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे काम किए जाते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो बेंच बनाई गई थी वो 13 जजेस की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें यहाँ पर तो गोलकनाथ केस है, जिसके अंदर टोटल 11 जजेस की बेंच बनी थी। दोनों के ईयर याद रखना, ये भले ही ना पूछा जाए लेकिन ये दोनों आपसे पूछा जाएगा, इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क मान लीजिएगा। चलिए, अच्छा अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द इमरजेंसी पावर ऑफ। बताओ, देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ये प्रेसिडेंट, इन तीनों के ऊपर एक और पार्ट आएगा। ये मत सोचना इतने में खत्म हो गया, ना, इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 3 टाइप्स। अब आप जानते ही हो, नेशनल इमरजेंसी हो गई, दूसरा यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट रूल हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अगला, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द री इलेक्शन। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तुमको पूरे चैप्टर पढ़ाए दे रहे हैं, ठीक, और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि I'm ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं आता, तो भैया पेड बैच है, पॉलिटी अगला शुरू होने वाला है। आई थिंक 28 या 29 से स्टार्ट होगा, वो अभी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे पॉइंट आता है किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट नंबर 5 के अंदर आता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं ये, ठीक, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, और ये जो अपॉइंटमेंट होता है पहले इनके लिए इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में इनको क्या किया जाता है, इनकी कुर्सी पर बैठाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है इनको इम्पीच भी किया जाता है, यानी कि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जाती है जब इनको हटाने की बारी आती है, अंडर आर्टिकल नंबर 61। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है, अंडर आर्टिकल नंबर 56। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनको बार बार अपॉइंट भी किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल पूरे हो गए तो इनका अपॉइंटमेंट दोबारा नहीं हो सकता, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनको अपना इस्तीफा देना होगा तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट अगर मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के CJI को देंगे। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो जो भी सीनियर जज होगा, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा। अगला देखो, और कौन सा पॉइंट बता दें जहाँ से सवाल बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं बट सवाल कहाँ से आएगा वो सोचने में टाइम लग जाता है। ओके, अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। सबसे पहले लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स,
पॉइंट टू बी नोटेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, अगेन नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरा, विधानसभा के सदस्य यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, अगेन नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये 3 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई तो कितने दिनों का समय इनको दिया जाता है कि भैया तुम्हारे पास इतने दिनों का समय, सोच लो, समझ लो, कुछ कहना चाहते हो तो आके कह देना। तो इनको जो समय दिया जाता है 14 दिनों का मिलता है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास में राइट होता है अध्यादेश जारी करने का, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस को लेके आने का। तो ऑर्डिनेंस ये लेकर आएंगे इस आर्टिकल के अंदर। इनके पास में राइट होता है डेथ सेंटेंस को चेंज करने का, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रट्टा मार के रखने हैं प्रेसिडेंट के लिए। इनमें से हर एक पॉइंट आपके लिए रामबाण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है कि सवाल क्या बन रहा है, लेकिन पेपर के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा मैनर क्या है तो वो आर्टिकल नंबर 55 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एज मैनी एज टाइम। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट डन बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के द्वारा किसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है? स्पीकर का नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन, अब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो भैया किसको अपना इस्तीफा देंगे? अभी तुमको बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट। ये नहीं है तो इनके पास, ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ये मत बोलना ये भी नहीं है तो, क्योंकि सीनियर मोस्ट जज में 5 तो होते ही होते हैं। अगर 5 नहीं है तो छठे वाला कोई ना कोई होगा ज़रूर। ओके, होता है ना तुम लोग का। अगला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट? भैया देखो, एज लिमिट पूछी जा रही है राष्ट्रपति की, तो देखो मिनिमम तो होती है राष्ट्रपति की भी और राज्यपाल की भी, बट मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने अभी आपको बोला दिस इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला, राष्ट्रपति भवन वॉज डिज़ाइंड बाय, देखो ली कार्पोर्सियर जो है ना ये फ्रांस के हैं और इन्होंने चंडीगढ़ बनाया था। एडविन ल्यूटेंस ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, राष्ट्रपति भवन इज इन व्हाट, दिल्ली के अंदर है ना, रायसीना की जो पहाड़ियाँ, रायसीना हिल्स है ना, वहाँ पे आपको ये मिलता है। अगला सवाल, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इनटू द फोर्स अप टू, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, ये मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा? तो मैक्सिमम ये कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने तक रह सकता है। जैसे आपने ट्रिपल तलाक देखा होगा, ट्रिपल तलाक के ऊपर ऑर्डिनेंस आया था, 6 महीने के अंदर दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को आना था, एक नया लॉ बनाना था। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट में शुरुआत कहाँ से होगी? महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ से होगी? किसी भी हाउस से हो सकती है। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इनको लगता है कि राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक नोटिस तैयार किया, इतने लोगों ने साइन मारा, पूरे लोकसभा में घुमाया गया, इतने लोगों की मेजॉरिटी मिल गई, यहाँ भेज दिया, इतने लोगों की मेजॉरिटी मिल गई, उसके बाद में स्पीकर के पास भेजा गया, स्पीकर ने एक नोटिस राष्ट्रपति को भेजा, 14 दिन दिए और कहा भैया कुछ कहना चाहते हो तो आ जाना, और कुछ नहीं कहना चाहते हो और अगर इनका दोष सिद्ध हो जाता है तो इनको टाटा बाय करना पड़ता है। अगला, अभी तक वैसे किसी को किया नहीं गया। अगला, टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव टू बी कंप्लीटेड द एज ऑफ, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी एज होनी चाहिए? 35। लोकसभा, राज्यसभा एंड ये तो वोटिंग के लिए, दिस पंचायत के लिए। ठीक है, ये 4-5 एज क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर सवाल बनता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ये नहीं होते हैं, विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं। सवाल में नॉट पूछा गया था। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा गवर्नर। अभी देख रहे हो, एक थे हमारे क्लास में आए थे करंट अफेयर्स के क्लास में, ठीक है, वो भैया बोले मैम स्टैटिक जीके बदल दो, पता नहीं कौन से मुहूर्त में बोले थे, उस दिन से बदल ही रही है स्टैटिक जीके, कभी गवर्नर बदल जाते हैं, कभी सीएम बदल जाते हैं। अब जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले
पंजाब के अमरेंद्र सिंह जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इतनी मुश्किल से नाम याद किया था अमरेंद्र बाहुबली करके, अब बताओ वो भी चला गया। ओहो, चलो इसका आंसर क्या होगा? गवर्नर। गवर्नर का कार्यकाल तो देखो 5 साल का होता है यार, बट इट कैन बी चेंज। अच्छा, अब दिमाग में आया होगा मैम क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उड़ा सकते हैं, आई मीन टू से हटा सकते हैं गवर्नर को? अरे नहीं भाई, यहाँ पे सारा खेल कैबिनेट का होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा सिवाय इनके पास में अपने हिसाब से सांस लेने का अधिकार होता है, इसके अलावा इनके पास में कोई भी राइट नहीं होगा। जो भी काम ये करेंगे वो हमेशा कैबिनेट के कहने पर होगा। और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलो नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हे ओह माय गॉड, ये देख रहे हो कभी कमाई हमारी टीम ना, समझ गया होगा ना, marijuana के साथ में इनका बड़ा ही गहरा रिश्ता है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन 1975? जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली। अच्छा, वीवी गिरी, ये सबसे पहले यूनियन या ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे? इन्होंने एक पावर का इस्तेमाल किया था, वो थी वीटो पावर। ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस के लिए बिल आता है, उसके लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार पूछा जाता है जाकिर हुसैन जी के बारे में, उनकी जो डेथ हुई थी वो उनके ऑफिस यानी कि उनके टेन्योर के टाइम पे हुई थी। कौन से ऐसे सीजीआई थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड भी याद दिला दें तो वो कौन हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आपको मिल जाएगा जल्दी, आई थिंक परसों मिल जाएगा आपको पार्ट नंबर 2। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं 6:45 AM पे करंट अफेयर्स के क्लास में। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। एंड सेकेंडली, अगर आपने अभी तक जीएस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपका पॉलिटी का बैच नया स्टार्ट होने वाला है। अभी साइंस स्टार्ट हो चुका है 15 तारीख से, तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके पास में ऑफर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर जीएस आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है, तो आपके पास में पूरा मौका है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की जो फ़ी है वो करीबन इतनी जाके आपको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ये कोड लगाओगे 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आपके पास में कॉइन्स होंगे, स्पेशल क्लास किया होगा तो आप उन कॉइन्स को भी यहाँ पे यूज़ कर दो। और जब आप 1 साल के लिए ज्वाइन करोगे, पैसा इतना देना है, सारे सब्जेक्ट सारे एजुकेटर्स मिलेंगे और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 2 साल का अगर ज्वाइन करते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जैसी आपकी तैयारी। ठीक है, और हाँ, ये तो भाई हर संडे को होता है दोपहर में 12 बजे। ठीक, आप इन बैचेस को EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इतना रुपए पर महीने के हिसाब से देना पड़ेगा अगर 2 साल के लिए आप इसको ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। 6:45 AM शार्प, बी लाइव इन द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।